एक गोली उसके हाथ को छूते हुए निकल गई। सर, उसके साथ वाले ऑफिसर घबरा गए। उसी समय भागते हुए उसका संतुलन बिगड़ा और उसके माथे पर भी चोट लग गई। लेकिन रियांश रुका नहीं। उसकी नज़र सीधे विक्रम सेठी पर थी। तभी एक ऑफिसर चिल्लाया, सर, वो भाग रहा है। रियांश तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और अगले ही पल, लेकिन अंधेरे और चाउस का फ़ायदा उठाकर विक्रम सेठी फिर भाग निकला। रियांश गुस्से में मुट्ठी भींच कर रह गया। उधर उसी समय अनवी अचानक चीखती हुई नींद से उठी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। पूरा चेहरा डर से भरा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर केयर टेकर काका तुरंत ऊपर आए। क्या हुआ बेटा? अनवी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। काका, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। काका उसके पास बैठ गए, फिर प्यार से बोले, कुछ नहीं बेटा, वो सिर्फ बुरा सपना था। तुम बहुत सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। अब सो जाओ। अनवी ने हल्का सा सिर हिलाया। काका वहाँ से चले गए, लेकिन अनवी की बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ देर बाद वो नीचे चली गई। काका अभी भी जाग रहे थे। अनवी धीरे से बोली, काका, सर जब ऐसे ऑपरेशन पर जाते हैं तो वापस कब तक आते हैं? काका कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, बिटिया, साहब का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन और कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये सुनते ही अनवी का दिल और बैठ गया। काका फिर बोले, अब जाओ बेटा, सो जाओ। अनवी कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर चली गई। उधर दूसरी तरफ रियांश को हॉस्पिटल लाया जा चुका था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। गोली ज़्यादा गहरी नहीं लगी थी और माथे की चोट भी ज़्यादा सीरियस नहीं थी। ट्रीटमेंट के बाद उसके सीनियर ऑफिसर उसके पास आए। कैसा फील कर रहे हो? आई एम फाइन सर। और अगले ही पल सीनियर ऑफिसर ने सख्त आवाज़ में कहा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं करोगे। रियांश तुरंत बोला, लेकिन सर, विक्रम सेठी। बस, सीनियर ऑफिसर ने उसे बीच में ही रोक दिया। विक्रम आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। अभी तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। रियांश चुप हो गया। फिर सीनियर ने 2 ऑफिसर की तरफ देखा। इन्हें घर छोड़ दो। रियांश ने मना करने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ देर बाद वो कार में बैठ चुका था। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ अनवी का चेहरा घूम रहा था। उधर बंगलों में अनवी अभी भी जाग रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर भारी होने लगीं। उसी समय बाहर एक कार आकर रुकी। 2 ऑफिसर रियांश के साथ नीचे उतरे। एक ऑफिसर बोला, सर, अंदर तक छोड़ दें। रियांश ने सिर हिला दिया, नहीं, तुम लोग जाओ। दोनों ऑफिसर चले गए। रियांश ने धीरे से डोर बेल दबाई। कुछ सेकंड बाद केयर टेकर काका ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रियांश पर गई वो घबरा गए। साहब, ये क्या हुआ आपको? रियांश हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस हल्की सी गोली लगी थी। काका की चिंता और बढ़ गई, लेकिन रियांश बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया। वो सीधे अनवी के कमरे के सामने जाकर रुका, फिर धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाजे की आवाज़ से अनवी की आंख खुल गई। वो घबराकर तुरंत उठी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने रियांश की हालत देखी, ये क्या हुआ आपको? वो भागकर उसके पास आई। उसकी नज़र तुरंत उसके हाथ की पट्टी और माथे की चोट पर गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ी। आपको ये कैसी लगी? उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रियांश अनवी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया। फिर रियांश ने तुरंत कहा, अनवी, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरे काम में ऐसा होता रहता है। लेकिन अनवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर आपको चोट लगी है। रियांश उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सिर्फ रोए जा रही थी। कभी उसका हाथ देखती तो कभी उसका माथा। फिर रियांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अनवी, क्या तुम मुझे ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रखोगी, अंदर नहीं आने दोगी? अनवी तुरंत घबरा गई, सॉरी। फिर अनवी ने धीरे से रियांश का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लाकर बेड पर बैठा दिया। वो खुद दूसरी तरफ बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अब भी निकल रहे थे। रियांश सिर्फ अनवी को देख रहा था। फिर उसने प्यार से कहा, अनवी, प्लीज़ चुप हो जाओ। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। कुछ समय बाद वह दोबारा रोने लगी। रियांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनवी आखिर आज इतना क्यों रो रही है। और फिर रियांश ने उसे देखते हुए पूछा, अब क्यों रो रही हो? माँ की याद आ रही है? अनवी ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं। फिर अनवी की आवाज़ टूटने लगी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा था।
रेयांश हल्का सा हंस पड़ा। क्या आज फिर से तुमने कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? लेकिन उसकी बात सुनकर अनवी और रोने लगी। मैंने कोई भूत प्रेत नहीं देखा। रेयांश तुरंत सीरियस हो गया। अच्छा बताओ क्या देखा? अनवी ने उसकी तरफ देखा और रोती हुई बोली, मैंने सपने में आपको देखा। रेयांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा तो अब तुम सपनों में मुझे भी देखने लगी। ये तो अच्छी बात है, फिर रो क्यों रही हो? अनवी ने रुआसी आवाज़ में कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। अब रेयान सच में घबरा गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ताकि तुम हंसो। तुम तो और रोने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा बताओ तुमने मेरे बारे में क्या सपना देखा था? अनबी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने देखा आप ऑपरेशन पर गए थे और किसी ने आपको गोली मार दी। आप हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर बोल रहे थे कि वो आपको नहीं बचा सकते। बोलते बोलते उसकी आवाज़ टूट गई। रेयांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनबी उसके लिए इतना रो रही है। फिर धीरे से बोला, अनबी मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन अनबी चुप नहीं हुई। रेयांश ने फिर कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, ठीक हूँ। अनबी ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल अनजाने में उसके गले लग गई। रेयांश एकदम फ्रीज हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अनबी रोती हुई बोली, आपको पता है मैं बहुत डर गई थी। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। फिर मैं नीचे गई और काका से पूछा कि आप कब तक आएंगे। उन्होंने कहा आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता और मैं और डर गई। रेयांश धीरे से बोला, अब तो मैं आ गया हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 दिन में ठीक भी हो जाऊंगा। तभी अचानक अनवी को एहसास हुआ कि वो रेयांश के गले लगी हुई है। वो तुरंत पीछे हटी, लेकिन उसी दौरान गलती से उसका हाथ रेयांश की चोट पर लग गया। हाँ, रेयांश हल्का सा दर्द से करा उठा। अनवी तुरंत घबरा गई। सॉरी, ठेस लगी क्या? मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से आपको लग जाएगी। सॉरी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रेयांश तुरंत बोला, कोई बात नहीं। फिर वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा और उसके मन में फिर वही सवाल उठा, ये मेरे लिए इतनी परेशान क्यों है? कुछ देर बाद उसने पूछा, तुमने खाना खाया था? अनवी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। फिर तुरंत बोली, लेकिन आपने कुछ नहीं खाया होगा। रियांश धीरे से बोला, तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और वो जल्दी से नीचे चली गई। रेयांश उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जो लड़की खुद ठीक से खाना नहीं खाती, वो आज मेरे लिए खाना लेने गई है। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी अनबी के बारे में ही सोच रहा था। क्या ये सच में मेरे लिए परेशान थी या सिर्फ डर की वजह से? उसी समय अनबी वापस कमरे में आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो आकर सामने बैठ गई। फिर प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, खाना खाइए। रियांश खाने लगा, लेकिन हाथ में चोट होने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। अनबी ने तुरंत नोटिस किया। फिर उसने धीरे से एक निवाला तोड़ा और उसके सामने कर दिया। रियांश उसे देखकर चौंक गया। तुम मुझे खिलाओगी? अनबी ने मासूमियत से कहा। क्यों नहीं खिला सकती क्या? जब आप मुझे खिला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? रियांश हल्का सा मुस्कुराया। मैं खुद खा लूँगा। अनवी तुरंत बोली, आपको चोट लगी है, कैसे खाएंगे? और फिर वो उसे खाना खिलाने लगी और वो खाने लगा। रियांश चुपचाप उसे देखता रहा। उसके लगातार देखने की वजह से अनवी ने धीरे से नजरें झुका ली। ये देखकर रियांश ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर धीरे धीरे उसने खाना ख़त्म किया। अनवी ने उसे पानी भी पिलाया। फिर तुरंत पूछा, आपकी दवाई कहाँ है? रियांश ने हल्का सा सिर झुकाया। पता नहीं। अनबी तुरंत घबरा गई। ये भी कोई बात है? अगर आप टाइम से दवाई नहीं खाएंगे तो जल्दी ठीक कैसे होंगे? रियांश उसे चुपचाप देख रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अनबी उसकी वजह से कितनी परेशान है। फिर उसे याद आया, शायद मैंने काका को दी थी। इतना सुनते ही अनबी तुरंत नीचे भागी और रियांश उसके पीछे देखता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये वही लड़की है जो पहले मुझसे सीधी तरह बात तक नहीं करती थी, मेरी हर बात पर बुरी तरह चिढ़ जाती थी और आज मेरे लिए इतनी परेशान हो रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अनवी दवाई लेकर वापस आई। उसने तुरंत उसे दवाई और पानी दिया। फिर बोली, खाइए। रियांश ने चुपचाप दवाई खा ली। फिर अनवी उसके पास बैठ गई। धीरे से पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? रियांश ने उसे पूरी ऑपरेशन की बात बताई, कैसे गोली लगी, कैसे विक्रम सेठी फिर भाग निकला, सब कुछ। अनवी चुपचाप सुनती रही।
फिर कुछ देर बाद बोली, अब लेट जाइए। रियांस उठकर सोफे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी अनबी बोली, वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप बेड पर लेट जाइए। रियांस तुरंत बोला, अरे नहीं, मैं सोफे पर ठीक हूँ। लेकिन अनबी नहीं मानी, आपको चोट लगी है, सोफे पर आराम नहीं मिलेगा, आप बेड पर लेट जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। रियांस फिर भी मना करने लगा, लेकिन तभी अनबी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से बेड पर वापस बिठा दिया। फिर उसे लिटाते हुए बोली, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद उसने कमरे की लाइट बंद की और खुद जाकर सोफे पर लेट गई। अंधेरे कमरे में रियांस की आंखों में नींद नहीं थी। आज अनबी का बदला हुआ व्यवहार उसे अंदर तक छू गया था। वो मन ही मन खुश भी था और कन्फ्यूज्ड भी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही अनबी है जो एक समय उससे डरती थी, उससे बात तक नहीं करती थी और आज उसके लिए इतनी परेशान हो रही थी। और शायद रियांस भी अब धीरे धीरे उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, अनबी आखिर मेरे लिए ये सब क्यों कर रही है? हो सकता है उसने बुरा सपना देख लिया हो, इस वजह से डर गई है। लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? एक दिन तो अनबी चली ही जाएगी। उधर सोफा पर लेटी अनबी की आंखों में भी नींद नहीं थी। उसका दिल अब भी रियांस की चोट को देखकर डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि वो वापस आ चुका था। धीरे धीरे एक ही कमरे में लेटे हुए दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहे और फिर सोचते सोचते दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह खिड़की से आती सुनहरी धूप धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल चुकी थी। हवा के हल्के झोंके पर्दों को हिला रहे थे। कमरे में एक अजीब सा सुकून था। रियांस की आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वो वैसे ही लेटा रहा। फिर उसकी नज़र सामने सोफे की तरफ गई और अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अनबी पहले से जाग चुकी थी। वो सोफे पर बैठी थी और चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी देर से उसे ही देख रही हो। लेकिन जैसे ही रियांस की आंखें खुली और उनकी नज़रें मिली, अनबी तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी, मानो वो उसे देख ही नहीं रही थी। रियांस सब समझ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। अनबी ने वो मुस्कान देख ली और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। फिर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। रियांस मन ही मन हंस पड़ा, तो मैडम सच में मुझे ही देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने आवाज़ लगाई, अनबी। अनबी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आज फिर जल्दी जाग गई? अनबी ने नजरें चुराते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आँख खुल गई थी। रियांस मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उठकर बैठने लगा। तभी अचानक उसका घायल हाथ दब गया। हाँ, हल्की दर्द भरी आवाज़ उसके मुंह से निकल गई। अनबी तुरंत पलटी और भागते हुए उसके पास पहुंची। क्या हुआ? वो तुरंत उसके पास बैठ गई, फिर सावधानी से उसे सहारा देकर बैठाया। अगर उठना था तो मुझे बुला लेते, खुद क्यों उठ रहे थे? रियांस बस उसे देख रहा था। अनबी ने उसके हाथ को देखा। दिखाइए मुझे, ज़्यादा तो नहीं लगी? अरे नहीं, रियांस ने हंसते हुए कहा, बस हाथ थोड़ा दब गया था। लेकिन अनबी नहीं मानी और जैसे ही उसकी नज़र रियांस के हाथ पर गई, उसका चेहरा उतर गया। देखिए, खून खून निकल रहा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आप भी ना कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। रियांस उसे देखता रह गया। उसे पहली बार कोई इस तरह डांट रहा था और हैरानी की बात, उसे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। अनबी तुरंत उठी और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आई। फिर उसके सामने बैठ गई। बहुत सावधानी से उसने ड्रेसिंग खोली, रुई से खून साफ किया, दवाई लगाई और दूसरी ड्रेसिंग करने लगी। उसकी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ रियांस की चोट पर थी। तभी रियांस ने मुस्कुराकर कहा, अनबी, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए था। अनबी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? रियांस हंस पड़ा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतनी अच्छी डॉक्टरी भी कर लेती हो। चलो, मेरे चोट लगने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। कम से कम तुम्हारा ये हुनर तो देखने को मिला। अनबी ने तुरंत उसे घूरा। आपको चोट लगी है और आपको उसमें भी फ़ायदा दिख रहा है। आप ना कभी कोई बात सीरियसली नहीं लेते। रियांस बस मुस्कुराता रहा। उसे अनबी की ये चिंता अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद ड्रेसिंग पूरी हो गई। अनबी ने राहत की सांस ली, फिर बोली, अब आप यहीं बैठेंगे और अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताएंगे। रियांस ने भौं उठाई। अच्छा, तो अब तो मुझे ऑर्डर दे रही हो? अनबी तुरंत बोली, मैं ऑर्डर नहीं दे रही, सिर्फ बता रही हूँ, ताकि आप फिर खुद कुछ करके दोबारा चोट ना लगा लें। इतना कहकर
वो वॉशरूम में चली गई और रियांश उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होंठों पर फिर वही मुस्कान लौट आई। लगता है ये सच में बदल गई। अनवी के वॉशरूम में जाते ही कमरे में फिर से हल्की खामोशी फैल गई। रियांश बेड के सहारे बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी। पता नहीं क्यों आज उसे अनवी का इस तरह डांटना भी अच्छा लग रहा था। कुछ मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। रियांश की नज़र अनजाने में उधर उठ गई और अगले ही पल वो कुछ सेकंड के लिए वहीं देखता रह गया। अनवी नहाकर बाहर आई थी। उसने हल्के आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। बालों से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अनवी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो बस उसकी तरफ बढ़ी और तभी उसकी नज़र रियांश पर गई, जो लगातार उसी को देख रहा था। क्या हुआ? उसने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन रियांश जैसे सुन ही नहीं पाया। वो अब भी उसे देख रहा था। अनवी उसके बिल्कुल सामने आ गई और हाथ हिलाते हुए बोली, अरे कहाँ खो गए आप? तभी रियांश को होश आया। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं। अनवी ने शक भरी नज़रों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी समय रियांश धीरे धीरे बेड से उतरने लगा। अनवी की नज़र उस पर पड़ी। ये क्या कर रहे हैं आप? रियांश ने धीरे से कहा, नीचे जा रहा हूँ। नीचे? अनवी ने हैरानी से पूछा। क्यों? रियांश ने मासूम सा चेहरा बनाया। क्योंकि मुझे भूख लगी है। अनवी ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। तो मुझे बता देते, खुद जाने की क्या ज़रूरत थी? रियांश कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनवी ने उसे वापस बेड पर बैठा दिया। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लेकिन अनवी सुनो तो। रियांश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनवी कमरे से बाहर जा चुकी थी। रियांश उसे जाती हुई देखता रह गया, फिर सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। मुझे नीचे भी नहीं जाने दे रही और पता नहीं खुद कहाँ चली गई है। उधर अनवी सीधा किचन में पहुंची। उसने पूछा, काका नाश्ता तैयार है? काका दूसरे काम में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं बिटिया अभी नहीं, लेकिन रुको मैं अभी बना देता हूँ। जब उसने देखा कि काका दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो वो बोली, काका आप रहने दीजिए, आज नाश्ता मैं बना लूँगी। काका हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा दिए। करीब 20 मिनट बाद अनवी वापस कमरे में लौटी। उसके हाथ में 2 ट्रे थी। एक ट्रे में 2 कप कॉफ़ी रखी थी और दूसरी में गर्म नाश्ता। कमरे में आते ही कॉफ़ी की खुशबू फैल गई। रियांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनवी ने ट्रे टेबल पर रखी, फिर एक कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। लीजिए, कॉफ़ी पीजिए और बताइए कैसी बनी है। रियांश ने कप लिया, एक घूंट पिया और सिर हिलाया। अच्छी है। वैसे काका तो रोज़ अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं। अनवी तुरंत बोली, आज कॉफ़ी काका ने नहीं, मैंने बनाई है। रियांश का हाथ वहीं रुक गया। क्या ये कॉफ़ी तुमने बनाई है? अनवी ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ। रियांश हंस पड़ा। मतलब तुम घर के काम भी कर लेती हो? मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है। उसकी बात सुनते ही अनवी का चेहरा उतर गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती और सिर्फ गुस्सा करती हूँ? रियांश समझ गया कि उसका मजाक उल्टा पड़ गया है। वो तुरंत बोला, अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर उसने कॉफ़ी का एक और घूंट लिया और मुस्कुराती हुई बोला, सच कहूँ तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। अनवी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान लौट आई। सच? और अगर कभी पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी तो मैं तुम्हारी कॉफ़ी शॉप में नौकरी कर लूँगा। अनवी हंस पड़ी और उसकी हंसी सुनकर रियांश कुछ पल चुप रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसे अनवी की मुस्कान देखने की आदत सी होने लगी है। फिर अनवी ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। अब जल्दी नाश्ता कीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है। करीब आधे घंटे तक वो उसके सामने बैठी रही। उसे नाश्ता कराया, पानी दिया और फिर समय पर दवाई भी खिला दी। पूरा समय वो यही देखती रही कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और रियांश बस उसे देखता रहा। और फिर रात को भी उसने रियांश को खाना और दवाई खिलाई। उसने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और देर रात तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। लेकिन अनवी और रियांश में से कोई भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था और आगे उनका यह रिश्ता कौन सा मोड़ लेने वाला था, वे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। और उधर दूसरी तरफ विक्रम सेठी पागलों की तरह अनवी को ढूंढ रहा था। उसके आदमी अलग अलग शहरों में फैले हुए थे। हर जगह उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और उधर रणबीर रियांश का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन,
फिर 3 दिन बीत गए। रियांस के सभी ज़रूरी काम करना, ये सब अनवी की आदत बनता जा रहा था। सुबह उठते ही अनवी सबसे पहले रियांस के सारे ज़रूरी काम करती, उसे नाश्ता कराती, समय पर खाना और दवाई खिलाती, ज़रूरत पड़ने पर ड्रेसिंग बदलती, और अगर रियांस बिना बताए कुछ करने की कोशिश करता तो उसे तुरंत डांट देती। एक दिन तो उसने खुद उसके लिए उसकी पसंद का खाना भी बनाया। हालांकि स्वाद थोड़ा अलग था, लेकिन रियांस ने पूरी प्लेट ख़त्म कर दी, जिससे अनवी पूरे दिन खुश घूमती रही। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा था। अगले कुछ दिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। घर वही थे, लोग वही थे, लेकिन उस घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उस बंगलों की खामोशी में भी अपनापन महसूस होने लगा था। सुबह होती ही अनवी सबसे पहले रियांस के काम करती, समय पर उसे मेडिसिन देना, उसका खाना तैयार करवाना, उसकी चोट पर ड्रेसिंग करवाना। अब ये सब उसकी रोज़ की आदत बन चुका था। और सबसे हैरानी की बात ये थी, वो ये सब बिना किसी के कहे करती थी। एक सुबह रियांस नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा फाइल्स देख रहा था। तभी अनवी पानी और दवाई लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दवाई का टाइम हो गया है आपका। रियांस ने घड़ी की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें तो मेरा डॉक्टर होना चाहिए था। अनवी तुरंत बोली, अगर मैं याद ना दिलाऊं तो आप खुद तो कभी टाइम पर नहीं खाएंगे। उसकी बात सुनकर रियांस हल्का सा हंस पड़ा और फिर बिना बहस किए ही दवाई खा ली। धीरे धीरे अब ऐसा ऑलमोस्ट हर दिन होने लगा था। कभी अनवी उसके लिए सूप बनाती, कभी उसकी कॉफ़ी, और कभी अचानक पूछ बैठती, आज हाथ में ज़्यादा दर्द तो नहीं है। शुरुआत में रियांस को ये सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब उसे उसकी आदत होने लगी थी, और शायद ज़रूरत भी। एक शाम रियांस बालकनी में खड़ा किसी ऑफिसर से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी पीछे से अनवी आई। उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। ये पी लीजिए। रियांस ने उसे देखकर ऐब्रो उठाई। अब ये क्या है? काका बोल रहे थे इससे जल्दी रिकवरी होती है। रियांस ने ग्लास की तरफ देखा, फिर अनवी की सीरियस शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। तुम तो सच में पीछे पड़ गई हो। अनवी तुरंत बोली, तो क्या करूं? आप दवाई भी ठीक से नहीं खाते। उसकी बात सुनकर रियांस कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया, फिर बिना कुछ कहे दूध पी लिया। अनवी के चेहरे पर तुरंत छोटी सी जीत वाली मुस्कान आ गई, और पता नहीं क्यों उसकी वो मुस्कान देखकर रियांस के अंदर भी अजीब सा सुकून उतर आया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रियांस की चोट भी अब पहले से काफ़ी ठीक होने लगी थी। माथे की चोट हल्की पड़ चुकी थी और हाथ का दर्द भी कम होने लगा था। लेकिन इन दिनों में उन दोनों के बीच जो बदलाव आ रहा था वो उससे कई ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि कुछ और भी बदल रहा था। अब अनवी पहले जैसी छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करती थी। अगर रियांस उसे कुछ कह देता तो वो मान भी लेती, और अगर रियांस किसी बात के लिए मना करता तो वो तुरंत मान जाती, और अगर कभी किसी बात पर ज़्यादा नाराज़ हो जाती तो रियांस उसे मना लेता, कभी मजाक करके तो कभी उसे चिढ़ाकर। अगर वो कहता देर रात तक मत जागो तो अनवी सच में जल्दी सोने चली जाती, और अगर कभी किसी छोटी बात पर अनवी ज़्यादा नाराज़ हो भी जाती तो रियांस उसे बहुत आसानी से मना लेता, और हर बार अनवी ज़्यादा देर उससे नाराज़ रह ही नहीं पाती थी। एक दिन अनवी उससे बात नहीं कर रही थी, पूरा दिन बस चुपचाप घूमती रही। तब शाम को रियांस उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ? अनवी ने तुरंत दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। कुछ नहीं। रियांस हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, फिर ये गुस्से वाला फेस लेकर क्यों घूम रही हो? अनवी ने धीरे से कहा, आपने सुबह प्रॉमिस किया था कि जल्दी आएंगे, लेकिन आप लेट आए। उसकी बात सुनकर रियांस कुछ पल चुप रहा। फिर पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसका इंतज़ार करता है, और पता नहीं क्यों ये एहसास उसे अच्छा लगा। उसने धीरे से कहा, सॉरी, अगली बार नहीं होगा। अनवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। पक्का? पक्का। और बस उसका गुस्सा उसी पल गायब हो गया। रियांस उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनवी की छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देने लगा है। उधर अनवी भी खुद नहीं समझ पा रही थी। अब अगर रियांस घर पर ना हो तो उसका मन बेचैन रहने लगता। अगर उसे देर हो जाए तो वो बार बार घड़ी देखने लगती, लेकिन हर बार वो खुद को यही समझाती, उन्होंने मेरी मदद की है तो मेरा भी तो फ़र्ज है, इसलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ। उधर रियांस भी अपने दिल की हर फीलिंग को ड्यूटी का नाम दे देता। वो खुद से कहता, अनवी अभी मेंटली वीक है, उसने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ।
लेकिन सच ये था, अब दोनों की दुनिया धीरे धीरे एक दूसरे के आसपास घूमने लगी थी और उन्हें खुद इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। उधर दूसरी तरफ विक्रम सेठी और उसके आदमी लगातार अनबी को ढूंढ रहे थे। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी दूसरे शहर, हर जगह उसके लोग फैले हुए थे, लेकिन अनबी का कोई पता नहीं चल रहा था। एक रात विक्रम सेठी गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, पूरे शहर में ढूंढो उसे। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है कि वो इस समय एसीपी रियांश राठौड़ के घर में ही है, और शायद अब सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि धीरे धीरे उसके दिल के बहुत करीब आती जा रही है। लेकिन इन सब बातों से बेखबर अनबी और रियांश की दुनिया जैसे उस बंगले तक ही सिमट गई थी। दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे, एक दूसरे का इंतज़ार करते थे, एक दूसरे की खुशी और परेशानी नोटिस करते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी रियांश खुद से सवाल करता, वो अपने मन को यही समझा देता, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, जब तक वो यहाँ है उसकी सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज है। और जब अनवी खुद से पूछती कि उसे रियांश की इतनी चिंता क्यों होती है, तो वो भी यही सोचकर बात ख़त्म कर देती, उन्हें मेरी वजह से चोट लगी है, इसलिए उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। लेकिन शायद दोनों के दिल धीरे धीरे कुछ और ही कहानी लिख रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसका एहसास अभी उन्हें खुद भी नहीं हुआ था। और इसी अनजाने एहसास के साथ एक और खूबसूरत दिन ढल गया और रात धीरे धीरे उस बंगले पर उतरने लगी। और कुछ दिनों में रियांश पूरी तरह ठीक हो गया और अब फिर से अनबी का पहले की तरह ख्याल रखने लगा और उसने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। और रणबीर शर्मा अब इस घर की आदत सी बनने लगी थी, और शायद इस घर में रहने वाले इंसान की भी। सुबह अब छोटी छोटी बातों से शुरू होती। कभी रियांश बिना कुछ बोले कॉफ़ी रख जाता, तो कभी अनबी गुस्से में कहती, आपको हर बात पर ऑर्डर देना ज़रूरी लगता है क्या? और जवाब में रियांश राठौर बस उसे देखता रहता। लेकिन इन छोटी बहसों के बीच कुछ बदल चुका था। अब अनबी पहले की तरह हर रोज़ घर जाने की जिद नहीं करती थी, न दरवाजे तक जाकर रियांश से लड़ती, न बार बार अपनी माँ के पास जाने की बात करती। और यही बात एक दिन रियांश ने नोटिस कर ली। शाम का समय था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अनबी बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी, हवा उसके बालों को धीरे धीरे उड़ा रही थी। रियांश पीछे आकर रुका, कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज़ में बोला, एक बात पूछूं? अनबी ने बिना पलटे कहा, आप तो वैसे भी पूछे बिना बोल देते हैं। रियांश के होंठों पर हल्की सी ऑलमोस्ट इनविजिबल स्माइल आई। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम अब घर जाने की जिद क्यों नहीं करती? अनबी कुछ सेकंड बिल्कुल चुप रही, जैसे सवाल सुनकर खुद भी सोच में पड़ गई हो। हवा और ठंडी हो गई। उसने धीरे से बालकनी की रेलिंग पकड़ी, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, पता नहीं। रियांश उसकी तरफ देखता रहा। अनबी ने हल्की सांस ली, शायद वो रुकी। अब उतना डर नहीं लगता। रियांश की आंखें थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनबी धीरे धीरे उसकी तरफ पलटी। उसकी नज़र सीधे रियांश की आंखों में गई, और फिर उसने वो बात कही जिसने कुछ पल के लिए रियांश को भी चुप करा दिया, यह शायद, मुझे पता है कि जब तक आप हैं मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। दोनों के बीच साइलेंस छा गया, लेकिन वो ऑकवर्ड नहीं था, गहरा था। रियांश ने नज़रें थोड़ी फेर ली, जैसे वो अपने चेहरे के इमोशन छुपाना चाहता हो। फिर उसने धीरे से कहा, इतना ट्रस्ट मत करो। अनबी हल्का सा मुस्कुराई, आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम क्यों होती है? इस बार रियांश सच में हल्का सा हंस पड़ा, बहुत हल्का, लेकिन रियल। अनबी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, क्योंकि शायद पहली बार उसने उसे ऐसे देखा था, बिना गुस्से, बिना उस कोल्ड मास्क के। और उसी पल उसे एहसास हुआ, वो अब सिर्फ सेफ महसूस नहीं करती, वो उससे जुड़ने लगी है, धीरे धीरे, बिना चाहे। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि बाहर विक्रम सेठी अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा था, और बहुत जल्द सब कुछ फिर बदलने वाला था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। बाहर आसमान पर काले बादल छाने लगे थे, और उसी अंधेरे के बीच शहर के एक पुराने गोदाम में गुस्से की आग भड़क रही थी। लकड़ी की टेबल पर जोर से ग्लास फेंका गया। उसे ढूंढो। पूरे वेयर हाउस में विक्रम सेठी की गूंजती हुई आवाज़ फैल गई।
उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था, चेहरा पूरी तरह थमथमाया हुआ। और सामने खड़े उसके आदमी डर के मारे सिर झुकाए खड़े थे। पिछले कई दिनों से उसके लोग हर जगह अनवी शर्मा को ढूंढ रहे थे, होटल, बस, स्टेशन, हॉस्पिटल, पुराने कॉन्टैक्ट्स, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। और यही बात विक्रम को पागल कर रही थी। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। एक लड़की तुम लोगों से नहीं ढूंढी जा रही? निकम्मों की फौज हो तुम सब। सामने खड़े आदमी कांप गए। किसी की हिम्मत नहीं उसकी आंखों में देखने की। तभी वेयरहाउस का दरवाज़ा खुला। उसका एक आदमी जल्दी जल्दी अंदर आया। उसकी सांसें तेज थीं। बॉस, विक्रम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या है? वो आदमी तुरंत बोला। लड़की का तो पता नहीं चला, लेकिन वो थोड़ा रुका। उसकी माँ का पता चल गया है। कुछ सेकंड के लिए पूरा वेयरहाउस शांत हो गया और फिर धीरे धीरे विक्रम के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैलने लगी। उसने चेयर पर पीछे सिर टिकाया, जैसे अचानक उसके दिमाग में कोई डेंजरस आइडिया आया हो। तो आखिरकार कमजोरी मिल ही गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर लड़की नहीं मिल रही तो उसकी माँ को उठा लो। वो एसीपी खुद उसे लेकर मेरे पास आएगा। उसके आदमी तुरंत समझ गए कि वो क्या सोच रहा है और अगले ही पल सब लोग तैयारी में लग गए। उधर रियांश राठौड़ के घर में माहौल बिल्कुल शांत था। अनवी अपनी माँ से बात करके अभी भी मुस्कुराई थी कि अचानक रियांश के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने कैजुअली फ़ोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मैसेज पर गई, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें सख्त हो गईं, जॉ टाइटली क्लेंच हो गया। अनवी तुरंत समझ गई कुछ बहुत गलत हुआ है। वो घबरा कर उठी। क्या हुआ? रियांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज में लिखा था, अगर लड़की की माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ और साथ में अनवी शर्मा को भी लेकर आना। अगर पुलिस दिखी तो अगली बार उसकी माँ की लाश मिलेगी। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम सेठी। मैसेज पढ़ते ही अनवी के हाथ कांप गए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। माँ, माँ। उसकी आंखों में डर उतर आया, सांसें तेज हो गईं। नहीं, वो माँ को कुछ नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ टूटने लगी। रियांश तुरंत उसके पास आया। अनवी क्लैम डाउन, लेकिन इस बार अनवी सच में टूट गई थी। उसने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़, हमें वहाँ जाना होगा। माँ को कुछ हो गया तो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रियांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर से वो खुद भी टेंशन में था। अगले ही पल उसने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल लगाया। कुछ देर बाद एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। रूम में सिर्फ ट्रस्टेड ऑफिसर मौजूद थे। रियांश ने पूरा मैसेज सबको दिखाया। सीनियर ऑफिसर कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, विक्रम चालाक है, उसे लगता है तुम अकेले आओगी। फिर उनकी आंखों में शार्पनेस आ गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। रूम में मौजूद सभी ऑफिसर उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने टेबल पर एक लोकेशन मैप फैलाया। ऑफिशियली तुम अकेले जाओगे, अनवी भी तुम्हारे साथ होगी, लेकिन सीक्रेटली पूरी पुलिस टीम तुम्हारे आसपास रहेगी। उन्होंने मैप पर कुछ पॉइंट्स दिखाए। स्नाइपर्स यहाँ, बैकअप टीम यहाँ और बाकी ऑफिसर आसपास हिडन रहेंगे। फिर उन्होंने रियांश की तरफ देखकर कहा, इस बार विक्रम सेठी बचेगा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रियांश की नज़रें धीरे से अनवी पर गईं। वो अभी भी डरी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, अपनी माँ को बचाने की जिद भी थी। और उसी पल सबको एहसास हो गया, अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक मिशन नहीं होगा, वो एक चाल होगा, जिसमें या तो विक्रम सेठी फंसेगा या सब कुछ बिखर जाएगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। शहर से दूर एक पुरानी बंद फैक्ट्री के आसपास सिर्फ अंधेरा था। टूटी दीवारें, जंग लगी मशीनें और हवा में फैला डर। काली एसयूवी धीरे धीरे फैक्ट्री के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर सीट से रियांश राठौड़ बाहर उतरा। उसका चेहरा पूरी तरह क्लेम था, लेकिन उसकी आंखें हर डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर रही थीं। दूसरी तरफ से अनवी भी उतरी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी, क्योंकि आज बात उसकी माँ की थी। रियांश ने बहुत हल्के से उसकी तरफ देखा, धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। अनवी ने उसकी आंखों में देखा और पता नहीं क्यों
उस एक पल में उसका डर थोड़ा कम हो गया। उधर अंधेरे के पीछे पुलिस टीम ऑलरेडी पोजीशन ले चुकी थी। स्नाइपर छतों पर थे, ऑफिसर हिडन थे, लेकिन बाहर से सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे रेयान सच में अकेला आया हो। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही आवाज़ गूंजी, एसीपी राठौड़ आ ही गए। अंधेरे से विक्रम सेठी बाहर आया। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी और उसके पीछे कुर्सी से बंधी हुई अनबी की माँ बैठी थी। माँ! अनबी चीख पड़ी, फ़ोन की तरफ भागने लगी, लेकिन विक्रम के आदमी ने गन उसकी तरफ कर दी। रुको वहीं। पूरे माहौल में टेंशन हो गया। विक्रम हंसा, मैं जानता था तुम इस लड़की को लेकर ज़रूर आओगे। रियांश की आंखें ठंडी थीं। तुम्हारा गेम ख़त्म हो चुका है विक्रम। विक्रम जोर से हंसा, अभी नहीं। और अगले ही पल उसने गन निकाल ली। बस फिर पूरा माहौल चौस में बदल गया। अचानक चारों तरफ गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। पुलिस, ड्रॉप योर वेपन्स। हिडन पुलिस टीम हर तरफ से बाहर आ चुकी थी। फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। विक्रम के आदमी भागने लगे। कुछ ने फायरिंग शुरू कर दी। रियांश तुरंत अनवी के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे हर गोली से पहले उसे खुद सील्ड कर देगा। नीचे रहो, उसकी आवाज़ गूंजी। एक तरफ ऑफिसर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे, दूसरी तरफ विक्रम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार रियांश राठौड़ तैयार था। वो तेज़ी से उसके पीछे भागा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। पंच, गुस्सा और सालों की नफरत। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल रियांश ने उसे जोर से ज़मीन पर गिरा दिया। गन दूर जा गिरी। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। आंखों में खतरनाक गुस्सा था। गेम ओवर। अगले ही पल ऑफिसर ने विक्रम सेठी को हथकड़ी लगा दी। पूरा फैक्ट्री एरिया धीरे धीरे शांत होने लगा। सायरन की आवाज़, ऑफिसर की मूवमेंट और फिर सब खत्म। उधर अनबी अपनी माँ के पास भागी। माँ! उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रही थी। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ बेटा। वो दोनों रो रही थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, राहत से। थोड़ी दूर खड़ा रियांश उन्हें देख रहा था और पता नहीं क्यों उसे अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। और दूसरी तरफ विक्रम सेठी हथकड़ी में जकड़ा हुआ पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा चुका था। पूरा ब्यौरा सब पुलिस से घिर चुका था। फैक्ट्री के बाहर पुलिस व्हीकल्स खड़ी थी। ऑफिसर विक्रम सेठी और उसके आदमियों को ले जा रही थी। सालों का डर, आखिरकार सब खत्म हो चुका था। कुछ देर पहले तक जहाँ गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। हवा अभी तेज चल रही थी, लेकिन इस बार उस हवा में डर नहीं था। सब खत्म हो चुका था। पर थोड़ी दूरी पर अनवी अपनी माँ के साथ खड़ी थी। उसकी माँ अब सेफ थी और पहली बार अनवी के चेहरे पर वो सुकून दिखाई दे रहा था जो कई महीनों से कहीं खो गया था। अनवी अपनी माँ को कसकर गले लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इतने दिनों का डर, घबराहट, दर्द, सब जैसे एक साथ बाहर निकल रहा था। उसकी माँ बार बार उसके चेहरे को छूकर देख रही थी। तू ठीक है ना बेटा? कुछ नहीं हुआ ना बेटा? अनवी बस रोते हुए सिर हिला रही थी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उसे लग रहा था कि वो सच में सेफ है। थोड़ी दूरी पर खड़ा रियांश राठौड़ चुपचाप ये सब देख रहा था और पता नहीं क्यों उसे अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सख्त एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सुकून साफ दिख रहा था। लेकिन तभी रियांश गहरी सोच में डूब गया। मिशन ख़त्म हो चुका था। विक्रम सेठी पकड़ा जा चुका था। अनबी अब सेफ थी और इसका मतलब अब वो उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। और शायद यही वो पल था जिससे वो सबसे ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि अब उसके पास उसे रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। ये सोचते ही उसके सीने में अजीब सा दर्द उठा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो हमेशा से यही करता आया था, अपने इमोशंस को छुपाना। रियांश ने धीरे से नज़रें झुका लीं, फिर खुद को संभाल कर अनबी की तरफ बढ़ा। अनबी अभी भी अपने माँ के पास खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने रियांश को अपनी तरफ आते देखा, उसकी धड़कन हल्की सी तेज हो गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतनी सारी बातें थीं, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। इतने दिनों में पहली बार उनके बीच कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस खामोशी थी। और उसी खामोशी में हजारों एहसास। उनके बीच बहुत कुछ था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था।
रियांस ने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल दिखाया, फिर बहुत शांत आवाज़ में कहा, अब सब ठीक हो गया है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। अनबी बस उसे देख रही थी। विक्रम पकड़ा जा चुका है, तुम सेफ हो, तुम्हारी माँ सेफ है। वो थोड़ा रुका, उसने हल्की सांस ली, फिर खुद को मजबूर किया और फिर वही कहा जो शायद उसे बिल्कुल नहीं कहना था, और बहुत मुश्किल से बोला, अब तुम अपनी माँ के साथ जा सकती हो। ये कहते वक्त उसने नज़रें दूसरी तरफ कर लीं, क्योंकि वो जानता था अगर वो उसकी आंखों में थोड़ा और देखता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी आवाज़ बिल्कुल स्टेडी थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। अनबी कुछ सेकंड बिल्कुल चुप रही, जैसे उसने ये वर्ड सुने ही ना हो। फिर धीरे धीरे उसके करीब आई, इतना करीब कि अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। मैं जा सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। रियांस ने नज़रें दूसरी तरफ कर लीं, पर कुछ नहीं बोला। शायद वो उसके जाते हुए चेहरे को नहीं देखना चाहता था। जाऊँ? उसने फिर बहुत धीरे से पूछा। रियांस ने बस हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में कितना दर्द था, ये शायद सिर्फ वही समझ सकता था। अनबी की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। अनबी हल्का सा हंसी, और उसकी वो हंसी सीधा रियांस के दिल में उतर गई, और फिर अनबी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अनबी की आंखें कुछ पल सिर्फ रियांस को देखती रहीं, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हों, क्या सच में सब खत्म हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं ना चाहूँ तो? रियांस हल्का सा कंफ्यूज हुआ। क्या मतलब? अनबी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मतलब अजीब इंसान है आप, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रियांस ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अनबी की आवाज़ कांप रही थी। पहले मुझे हर हाल में अपने पास रोक कर रखा, हर बात पर डांटा, हर समय मेरे पीछे घूमते थे, घर में चारों तरफ पुलिस लगा दी, कमरे से बाहर तक नहीं जाने देते थे। और अब, उसकी आवाज़ हल्की कांप गई, और अब जब मैं खुद रुकना चाहती हूँ, उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? रियांस पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अनबी भी वही महसूस करती है जो वो इतने दिनों से छुपा रहा था। अनबी धीरे धीरे उसके और करीब आई। अब दोनों के बीच की बहुत कम दूरी बची थी। अनबी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले मुझे लगता था आप मुझे कैद करके रख रहे हैं, लेकिन अब समझ आया आप मुझे बचा रहे थे। उसकी आवाज़ फर्रा गई, और शायद इस दुनिया में पहली बार किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा। रियांस की आंखों में पहली बार वो सॉफ्टनेस साफ दिखाई दे रही थी जो वो हमेशा सबसे छुपा कर रखता था। अनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको पता है, जब मैं पहली बार आपके साथ आपके घर में आई थी, और जब मुझे होश आया और मैंने पहली बार आपको देखा, तो मुझे आपसे बहुत डर लगता था। आपका गुस्सा, आपकी आवाज़, आपका वो एंग्री फेस। फिर वो हल्का सा हंसी, लेकिन आंसू अब भी बह रहे थे। लेकिन पता नहीं कब उसी गुस्से वाले इंसान के पास मुझे सबसे ज़्यादा सेफ फील होने लगा। रियांस की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। रियांस ने धीरे से कहा, मतलब तुम अपनी माँ के पास नहीं जाओगी? अनबी अब पूरी तरह उसके सामने खड़ी थी। आपको बहुत जल्दी है मुझे भेजने की? अरे नहीं अनबी, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम जब से आई थी बस अपने माँ के पास जाना चाहती थी। फिर वह बीच में बोली, आप जानते हैं मैं माँ के पास जाना चाहती थी, लेकिन जब आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, आपको पता है तब मुझे कितना बुरा लग रहा था। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मुझे आपकी आदत हो गई है। रियांस की आंखें अब उससे हटी नहीं रही थीं, और जब अभी आपने मुझसे जाने के लिए कहा, ये कहते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, तब और भी ज़्यादा बुरा लगा।
रियांस अब भी उसे बस देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि अनबी ये सब कह रही है। और मुझे माँ से ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही थी। और उस दिन जब आपने गुस्से में कहा था कि मैं जा सकती हूँ, तब मुझे पहली बार समझ आया कि मैं कहीं जाना ही नहीं चाहती। पूरा माहौल शांत हो गया। रियांस बस उसे देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो सच में ये सब सुन रहा है। और आज जब आपने कहा कि मैं जा सकती हूँ, तो पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगा? रियांस ने धीमी आवाज़ में पूछा। किस बात का? अनबी की आवाज़ टूट गई, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी कि अगर मैं चली गई तो शायद आप फिर कभी मुझे रोकेंगे ही नहीं। उस पल जैसे समय रुक गया, रियांस की सारी दीवारें टूट चुकी थीं, क्योंकि रियांस को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर उसने बहुत धीरे से पूछा, तो क्या चाहती हो तुम? अनबी हल्का सा हंसी, आंसुओं के बीच भी। सच सुनेंगे आप? रियांस ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अनबी उसकी आंखों में देखती हुए बोली। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती जहाँ सिर्फ घर हो। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ जहाँ मुझे सुकून मिले। और वो सुकून, उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई, मुझे आपके पास मिलता है। फिर अनबी ने बहुत धीरे से कहा, मैं रुकना चाहती हूँ आपके पास, अगर आप चाहें तो। बस इतना सुनना था। रियांस की उंगलियां अनजाने में ही उसकी उंगलियों को पकड़ चुकी थीं। और पहली बार एसीपी रियांस राठौड़ के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो सिर्फ अनबी की वजह से थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। रियांस की आंखें पहली बार पूरी तरह नरम थीं। और फिर उसने वही कहा जो शायद बहुत पहले कह देना चाहिए था। रियांस ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकना चाहता था। हर बार अनवी की सांस थम गई। रियांस उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन मुझे लगता था तुम सिर्फ अपनी माँ के पास जाना चाहती हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं रखता। उसने हल्की सांस ली। लेकिन सच ये है, उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मैं तुम्हें कभी जाने देना ही नहीं चाहता था। अनबी की आंखें भर गईं। रियांस हल्का सा मुस्कुराया, फिर कहा, लेकिन मैं हर बार खुद को यही समझाता रहा कि ये सिर्फ ड्यूटी है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन सच ये है। रियांस की नज़रें सीधा अनवी की आंखों में थीं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ अनवी। अनवी की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो बस यही सुनना चाहती थी। और जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो खुश थी, इतनी खुश कि शब्द कम पड़ गए। अगले ही पल अनबी ने आगे बढ़कर रियांस को कसकर गले लगा लिया। रियांस कुछ सेकंड बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि ये सच है। फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, बहुत कसकर। उन दोनों के आसपास सब लोग मौजूद थे, पुलिस ऑफिसर, अनबी की माँ, सायरन की आवाज़। लेकिन उस पल उन दोनों को किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि इतने दर्द, इतने डर, इतनी दूरियों के बाद आखिरकार उन्हें अपना घर मिल गया था, एक दूसरे में। फिर रियांस ने धीरे से कहा, तुम मिस अनबी शर्मा, एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें अब पूरी ज़िंदगी किसके साथ रहना पड़ेगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लेना। मैं जाना नहीं चाहती, अनबी ने भी धीरे से कहा। रियांस ने नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। शायद वो उसके उदास चेहरे को नहीं देखना चाहता था। लेकिन अगले ही पल अनवी की अगली बात सुनकर वो वहीं रुक गया। रियांस ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अनवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। वो हल्का सा मुस्कुराई। आपने मुझे इतने दिनों तक कैद रखा कि अब मुझे आपकी आदत हो गई है। रियांस पहली बार पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। अनवी थोड़ा और करीब आई। और शायद मैं अब कहीं और रहना भी नहीं चाहती। कुछ सेकंड्स तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक
रेयांश हल्का सा हंस पड़ा, वही रेयर स्माइल जो बहुत कम लोगों ने देखी थी। उसने धीरे से पूछा, तो एसीपी रेयांश राठौड़ के साथ रहना इतना आसान है? अनवी तुरंत बोली, नहीं, बहुत इरिटेटिंग है आप। दोनों हल्का सा हंस पड़े और कई दिनों बाद उनकी हंसी में डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। पीछे थोड़ी दूर खड़ी अनवी की माँ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी जिस इंसान ने उसकी बेटी को बचाया उसी ने उसकी टूटी हुई मुस्कान भी वापस लौटा दी। अनवी की माँ दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, उनकी आंखों में सुकून था। फिर उन्होंने प्यार से रेयांश की तरफ देखा और कहा, बेटा, इतने दिनों तक तुमने मेरी बेटी को संभाला, उसका इतना ख्याल रखा, तो अब उसे हमेशा के लिए अपना लो। इतना सुनते ही अनवी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। माँ, आप भी ना। वो शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी धड़कनें अब पहले से कई तेज हो चुकी थीं और पहली बार इस रेयांश राठौड़ के चेहरे पर भी वो मुस्कान थी जो सिर्फ जीत की नहीं थी, वो प्यार की थी। वो मुस्कान दिल की थी। उसने धीरे से अनवी की तरफ देखा, फिर उसकी माँ की तरफ देखकर बोला, जी आंटी, क्यों नहीं, लेकिन आपकी बेटी थोड़ी जिद्दी है। अनवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर मासूम सी नाराज़गी के साथ बोली, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिद करती हूँ? मैं इतनी भी जिद्दी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की उदासी आ गई। रेयांश ने तुरंत महसूस कर लिया कि इस बार वो सच में नाराज़ हो गई है। उसने अनवी का चेहरा अपने हाथों में लिया, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे अनवी, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम सच में गुस्सा हो गई। अनवी चुप रही। रेयांश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी जिद देखने की आदत हो गई है। तुम्हारा हर बात पर बहस करना, मुझसे नाराज़ होना, फिर कुछ देर बाद खुद ही मान जाना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अनवी ने धीरे से उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। सच? रेयांश मुस्कुराया, हाँ, और शायद मुझे बहुत देर से समझ आया कि मैं तुम्हारी इतनी चिंता क्यों करता हूँ। हर ऑपरेशन पर जाने से पहले मुझे तुम्हारा चेहरा क्यों याद आता है, और हर बार घर लौटते वक्त सबसे पहले तुम्हें ही क्यों ढूंढता हूँ। अनवी की सांसें थम सी गईं। रेयांश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनवी। अनवी की आंखें भर आईं, उसके होंठ काँप गए। इतने दिनों से उसके दिल में जो अनकही एहसास थे, उन्हें आखिर नाम मिल गया था। उसने धीरे से कहा, और मुझे भी, शायद बहुत पहले से, बस समझ नहीं आ रहा था। रेयांश की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल अनवी खुद उसके करीब आ गई और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। रेयांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अब किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। अनवी की माँ उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और पहली बार न कोई डर था, न कोई दूरी, न कोई अधूरी बात। सिर्फ दो दिल थे जिन्होंने आखिरकार एक दूसरे को अपना लिया था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज की आखिरी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी और शायद किस्मत भी आज यही कह रही थी, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं, लेकिन फिर हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। कुछ प्यार की कहानियाँ अचानक शुरू होती हैं, नफ़रत से, डर से, जिद से, लेकिन ख़त्म हमेशा एक ही जगह होती हैं, दो दिलों के बीच। और उस दिन एसीपी रेयांश राठौड़ और अनवी शर्मा की कहानी भी वहीं पूरी हुई, जहाँ डर ख़त्म हुआ और प्यार शुरू। न उसने इश्क का इजहार किया, न उसने मोहब्बत का नाम लिया, बस एक दूसरे की फ़िक्र करते रहे और कब दिल ने दिल को अपना मान लिया, पता ही नहीं चला। वो उसकी हिफाजत करता रहा, वो इसका ख्याल रखती रही। रिश्ता कब मोहब्बत में बदल गया, ये बात दोनों से छुपी रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी इश्क हो तो ऐसा, रेयांश और अनवी की कहानी, जो एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुई जहां उन्हें एक दूसरे में अपना प्यार मिल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर आगे अपलोड होने वाली कहानियों को भी आप इतना ही प्यार दें जितना कि इस कहानी को दिया।
थैंक यू।